सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आप सारे जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, मुझे लग रहा है आप सभी का एग्ज़ाम जो है अच्छे से जाएगा। बस आपने जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं उन पे आपने फॉलो करना है। जो टॉपिक आपको मेरे चैनल पे नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे चैनल से ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आप मेरे चैनल से ही सारी चीज़ें देख लेंगे, ऐसा नहीं है होता। अगर आपको मेरे पे समझ में नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन नोट कर लो, आप किसी और चैनल पे आप देख लो। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊं जो कि इम्पॉर्टेंट हो। और क्योंकि चैनल ये रिसेंटली ही ग्रो किया है, क्योंकि व्यूज़ वगैरह भी जिस तरीके से आ रहे हैं, बच्चों के रिस्पांस आ रहे हैं, उससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक चीज़ की कमी है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो यार सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो अगर यार किस चीज़ की दिक्कत है आपको ये कि भाई ये कुछ टाइम के लिए ही इस्तेमाल होगा, उसके बाद आगे काम नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। आगे के पेपर के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है, और अब किसी और के लिए भी अगर आप ये प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो वीडियोस मेरे कुछ कम से कम हाफ एन आवर के होते हैं, आधे घंटे के भी होते हैं, कोई कोई तो 1 घंटे तक खींच दिया। इसकी वजह ये होती है कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं और वो सारे टॉपिक को कवर अप करूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाता। शॉर्ट वीडियो बनाते वो लोग हैं जो आधी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और आधी इन्फॉर्मेशन कहते हैं कहीं और से कलेक्ट करो। ऐसा नहीं है, आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा और फिर कहूँगा हाँ जी ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है ना। तो आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा मैंने कहा है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं पिछले 4 साल के, प्रीवियस ईयर के, वो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने NCEW के भी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और आपका उससे पहले ओपन बुक एग्ज़ाम को भी मैंने प्रिपेयर किया है। और क्योंकि इसलिए किया क्योंकि पिछले साल ओपन बुक के कुछ क्वेश्चन जो है सिमिलैरिटी उठ के आ गया था, तो मुझे लगा क्यों ना, क्या पता इस साल भी ऐसा कुछ हो, तो इसलिए हम अपने आप बैकअप रखते हैं। बैकअप रखना भी ज़रूरी है। और बाकी मेरे जो प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस पड़ी हैं आप उन्हें देख लीजिए, ठीक है। और अगर उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें 2 वीडियोस में साउंड की प्रॉब्लम है, सिर्फ 2 वीडियो में, तो आप वो टॉपिक देख लीजिए और वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और उसके बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि कम समय में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही ध्यान देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं इसमें। और दूसरा, आप अगर देखो, सबसे चीज़ बच्चों की, किसी ने माइंड इस तरीके से वॉश कर रखा है, कहने की बात नहीं। कहते हैं कि अगर आप पेज भर के आ जाओ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, कहाँ लिखा है ऐसा? कुछ नहीं होता ऐसा। मैंने ऐसों को भी देखा है जिन्होंने पेज भर के आए हैं लेकिन उनका एक तरीके से मार्क्स बहुत कम आए या फेल हो गए। वजह ये है कि एग्ज़ामिनर जो चाहता था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, वही नहीं आप दे रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। तो वही चीज़ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को, अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको एक्सप्लेन एक पेज में आराम से कर सकते हो, जिसमें आप मीनिंग के साथ साथ 3-4 एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक पेज आराम से भर जाएगा आपका। और जैसे पूछ ले कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट क्या है, ऑफ़र का एसेंशियल एलिमेंट क्या है, एक्सेप्टेंस का एसेंशियल एलिमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हेडिंग वाइज पहले लिख के उसके बाद थोड़ा सा अपने एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आप उसमें एग्जांपल लिख सकते हो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी चीज़, जो चैप्टर आपके समझ में नहीं आ रही है प्लीज़ आप उसको मत पढ़ो, क्योंकि उसमें आपका टाइम जाएगा। क्योंकि टाइम कम है, आज लास्ट दिन है, तो मैंने कहा क्यों ना LLP से भी रिलेटेड एक वीडियो बना दूं, ताकि पूरा 100% श्योर हो जाए कि सारे मटेरियल आपको यहीं मिल जाए, इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे बात को आप ध्यान से सुनिए और कॉपी में ज़रूर नोट करिए, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि इसमें यूनिट आपका यूनिट 4 है, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है जिसका मीनिंग है मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
अब ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है वो आप यहाँ देख सकते हो। तो ये मीनिंग है और ये डेफिनेशन है। अगर मैं मीनिंग को अगर आपको समझाऊं, कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अब मैं इसे शॉर्ट में एलएलपी बोलता जाऊंगा तो आप समझ जाना कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। एलएलपी इज अ कॉन्सेप्ट इन विच द फीचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी कंबाइन। इसमें दो टाइप्स के बिजनेस को कंबाइन किया गया है, जिसमें आपका एक पार्टनरशिप है और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। एज वी ऑल नो मेजर ड्रॉबैक ऑफ पार्टनरशिप इज़ अनलिमिटेड। अगर आपने इससे पहले एलएलपी से पहले की जो पार्टनरशिप होती थी उसमें लायबिलिटी जो थी अनलिमिटेड होती थी। अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, एक सिंपल से एग्जांपल में समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक पार्टनरशिप में ए और बी ने दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप में कंपनी शुरू की, ठीक है। अब कंपनी 3 साल से लॉस में चल गई, जिसमें इसमें 50 लाख का कर्जा हो गया। अब 50 लाख का कर्जा इस तरीके से हो गया कि ए बोलता है, ए के पास तो ऑब्वियसली पैसे थे, बी के पास पैसा नहीं था, बी इंसॉल्वेंट था, तो बी की भरपाई भी ए को करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो पार्टनरशिप में थे, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप में थे तो इसका मतलब है कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जिस पार्टनर की जितनी लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। उसको अपने घर से लायबिलिटी पे करनी पड़ती थी, घर वगैरह बेच के लायबिलिटी पे करो, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी उस टाइम, लेकिन जब एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया तो सभी पार्टनर का, जितने भी पार्टनर हैं सबकी लायबिलिटी लिमिटेड कर दी गई कि भाई अगर मिस्टर ए की जितनी लायबिलिटी बनती है सिर्फ वो उतना ही पे करेगा, बी की जितनी लायबिलिटी बनती है वो उतना पे करेगा, ए बी की लायबिलिटी नहीं पे करेगा और बी ए की लायबिलिटी नहीं पे करेगा, सारे अपनी अपनी लायबिलिटीज़ को पे करेंगे, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सेसिवली लीगल फॉर्मेलिटी एंड बोथ डिसएडवांटेज ओवरकम बाय लिमिटेड लायबिलिटी। और इन सभी को एक तरीके से ओवरकम यानी हटा दिया गया बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एलएलपी। तो एक तरीके से कह सकते हैं एलएलपी कंबाइन द एडवांटेज ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड वी कैन से एलएलपी इज़ अ मच लाइक प्राइवेट फॉर्म ऑफ कंपनी, ठीक है। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, ये मीनिंग थी। मीनिंग आप में ये कह सकते हैं कि इस ये अगर आपसे बोले मीनिंग क्या है तो मीनिंग कह दो कि एलएलपी इज़ अ कंबाइन ऑफ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। या आप यहाँ तक आप लिख सकते हो आप अपने, ये तो मीनिंग हो गई। फिर आपने थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिखना है और डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। वो सारे फर्म्स जो एलएलपी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जो कि एलएलपी एक्ट 2008 है, उसमें अगर ये रजिस्टर्ड है तो हम उसे एलएलपी पार्टनरशिप कहेंगे क्योंकि ये यहाँ पर रजिस्टर्ड है। जो पार्टनरशिप यानी जो फर्म जो पार्टनरशिप यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है उसे एलएलपी नहीं बोलेंगे। तो जो यहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड है? एलएलपी एक्ट 2008 में, उसी को हम एक तरीके से वैलिड एलएलपी पार्टनरशिप मानेंगे। इतना तो आपने इसमें पढ़ने हैं। तो अब इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं वन बाय वन। पहला, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो LLP इज टू बी ट्रीट लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट विच द फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेट LLP एक्ट दिस। इसमें बॉडी कॉर्पोरेट होता है जो कि सेक्शन 3(1) में मेंशन है। बॉडी कॉर्पोरेट में ये कह रहा है कि LLP इज ट्रीट लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट which is formed and incorporated under the LLP 2000। दूसरी, लायबिलिटी लिमिटेड है। मैंने आपको बताया था नाम से अगर आपको पता चले LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है ना। बॉडी कॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी होती है इनकी। तीसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या आ जाता है कि LLP इज अ लीगल एंटिटी एंड सेपरेट फ्रॉम इट पार्टनर्स। ऑल एसेट एंड लायबिलिटी आर एसेट एंड लिखा है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी आर एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ LLP ओनली। द क्रेडिटर ऑफ LLP कैन नॉट ब्रिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द पार्टनर पर्सनली।
ठीक है ना, कि कोई भी क्रेडिटर है, देखो जितनी कंपनी की लायबिलिटी होगी उतनी ही पे किया जाएगा, और जितना कंपनी में एसेट है वैसे। एक एग्जांपल देता हूँ, कोई क्रेडिटर था, उसको 1 लाख रुपए मेरे से लेने थे, मेरे से क्या, फर्म से लेने थे, लेकिन फर्म में सिर्फ 80,000 का एसेट पड़ा हुआ था। तो अगर मैं 80,000 के एसेट को बेच देता हूँ और वो पैसा क्रेडिटर को दे देता हूँ, तो बाकी के बचे 20,000। तो पुराने पार्टनरशिप में क्या होता था, जब एलएलपी नहीं था तो 20,000 जो पार्टनर है उसे पर्सनली पे करना पड़ता था अपने घर से। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है। एलएलपी में है कि जितनी भी फर्म में एसेट्स वगैरह पड़ी होंगी, लायबिलिटीज़ वगैरह पड़ेंगी, वही आपने कवर अप करना है। कोई एक्स्ट्रा पर्सनली कोई पे नहीं करेगा, और कोई क्रेडिटर जो है कैन नॉट ब्रिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द पर्सनली। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। पहला, बॉडी कॉर्पोरेट, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इसमें कितने हो सकते हैं जी? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर तो कम से कम तो 2 होते ही हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। एंड देयर इज़ अ नो लिमिट, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना भी रख लो। एलएलपी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वैसे ही एलएलपी भी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जिसे बनाया गया है, जो नेचुरली नहीं है, जैसे हम जैसे ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसे बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, ठीक है। ओके, 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद परपेचुअल बेसिस, ये जो है एलएलपी जो है सारे बेनिफिट परपेचुअल सेशन में बात है। परपेचुअल बेसिस यानी रेगुलर बेसिस पे काम करने वाले, डेली बेसिस पे काम किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो उसे आपस में बांट लेते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इनका एक अपना मोहर होता है, कॉमन सील होता है, ये उसमें भी था, इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें से आप 7 पॉइंट बहुत है, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको लगे और मज़ा आ रहा है आपको ये सब पढ़ने में, क्योंकि ये इजी चैप्टर है इसलिए मैंने आपको करा दिया, ताकि फ्री फंड में आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो ये कुछ पॉइंट्स और हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है? हाँ, इसके क्या एडवांटेज है? जो इसके फीचर्स होते हैं ना, उसमें से ही आप इसके एडवांटेज निकाल सकते हो। पहला, हमने फीचर्स में पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी, कि मैंने कहा था ना कि अगर पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर क्रेडिटर ने फर्म को लोन दिया है तो रिकवर फर्म से करेगा, ना कि पार्टनर से पर्सनली, है ना। जो भी मैंने ऊपर बताया था कि पार्टनर पर्सनली पे नहीं करेगा, पार्टनर से उसका कोई लेना देना नहीं है, फर्म से लेना देना है, फर्म ने पैसा लिया है, फर्म चुकाएगी, ठीक है ना। ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आप इसे पढ़ सकते हो एक बार, इसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी एलएलपी देयर इज अ नो लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्ड एनी मिनिमम कैपिटल। इसमें कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई ऐसा नहीं बोला है कि आपको मिनिमम इतनी कैपिटल चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला है यहाँ पे। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, बिल्कुल आप अपनी फर्म को कैसे चला रहे हो, आप अपने मैटर से अपने तरीके से चलाइए। तो एलएलपी इंजॉय फुल फ्रीडम ऑफ मैटर कंडक्टिंग इन बिजनेस ऑपरेशन, आप अपने बिजनेस को कैसे चला रहे हो आप अपने हिसाब से चलाइए, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है ना। मतलब रूल रेगुलेशंस इतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है जो आपको फॉलो करने में। अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फ्रॉड खुद कर रहे हैं ना। तो आप फ्रीडम होके आप अपना बिजनेस चलाइए जैसे आप चलाते हैं, बस रूल्स छोटे मोटे हैं उसको ऊपर। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो मैंने कहा ना, देयर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्शन और मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर, जो कि मैंने ऊपर फीचर्स में ही बताए थे। तो अगर आपको वहाँ पर याद है तो आपको यहाँ पर भी। उसके बाद फ्लैक्सिबिलिटी होती है, ये वाला पॉइंट लिख लो, इजी है। इट प्रोवाइड फ्लैक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल किसी तरीके की स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, फ्लेक्सिबल है, आराम से इसमें चेंज कर सकते हो जो भी आपने करना है, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबल का मतलब है ये लचीलापन, आराम से आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है ना। और फिक्स का मतलब है ऐसे का ऐसा है। रिग्रेट का मतलब भी कठोर है कि हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी है विदाउट इम्पोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट। चौथा, टैक्सेशन, एलएलपी हैज़ पे नो सरचार्ज डीटीसी यानी डिविडेंड
डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और वेल्थ टैक्स, ठीक है ना, ये सारे टैक्स पे नहीं करता एलएलपी, तो ये फ़ायदा हो गया। अभी हमने एक सिक्के के एडवांटेज पढ़े, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो ये मैंने हेड आपको बताया है। अब सिक्के के दूसरे पहलू पे आते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ एलएलपी। कहीं ना कहीं अनलिमिटेड लायबिलिटी इसमें शामिल होता ही होता है। मैंने कहा ना ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी तो थी, ये रहा, लेकिन देखो यहाँ पर भी कुछ कहानी कह रहा है कि देयर में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑन एलएलपी और अ पार्टनर इन अ सम केस, कुछ केसेस में हो सकते हैं, फ्रॉड के केसेस में हो सकता है, फ्रॉड अगर किया है, चीट वगैरह किया है तो उस केस में हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं टेक अ मोर डे फॉर्म ऑफ एलएलपी सिग्नेचर ऑफ ऑल द पार्टनर रिक्वायर्ड ईच एवरी डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, अगर 50 पार्टनर है तो 50 पार्टनर के साइन करवाने होंगे एक एक करके, जिसमें टाइम जाता है, ठीक है ना। दूसरा एसेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन कह रहा है, द कैश और अदर एसेट कॉन्ट्रीब्यूट बाय पार्टनर आर नॉट अ रिटर्न एंड कंटेनिंग पार्टनर एग्रीमेंट। बिल्कुल, अगर किसी भी पार्टनर ने एसेट वगैरह लगाया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको वो रिटर्न नहीं किया जाएगा, वो एज अ कैपिटल के तौर पर। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप राइट आर नॉट ट्रांसफरेबल ईजिली विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ, जब तक सारे पार्टनर्स सहमति नहीं करेंगे तब तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, ये भी है। देखो, अगर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड कर दी है तो इसका मतलब यही है ना कि आप उसमें फर्म में जितनी भी एसेट है वो आप लेके जा नहीं सकते, क्योंकि वो जितना आपने लगाया था लगा दिया, अब वो फर्म का है तो फर्म उसमें से पेमेंट करेगी, बात खत्म। कन्वर्सन टू एलएलपी, अ फर्म प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट एलएलपी, ठीक है। चलिए, तो कौन है हो सकता है इसमें, ऑल पार्टनर या शेयर होल्डर्स बिकम अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, यहाँ पे ये भी बात कर दिया। इसमें लैक ऑफ सीक्रेसी होता है, भाई सारी बातें इधर से उधर चलती रहती है। तो अब ये है डिफरेंस, बहुत इजी टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, कंपनी और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, ये हमने 12th में ही कहीं पढ़ा था। पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है, कंपनी का तो कंपनी एक्ट 2013 है, और अभी मैंने कहा था ऊपर एलएलपी के बारे में, एलएलपी एक्ट 2008, इसमें क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, कंपनी लॉ के थ्रू होता है, क्रिएट बाय लॉ, जिसमें एक्ट आ जाता है ना, जिसके आगे एक्ट लगा हो तो समझ लेना वो बाय लॉ के थ्रू ही है। सेपरेट एंटिटी की बात करें, इट इज़ अ नॉट अ सेपरेट एंटिटी, पार्टनरशिप में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी में सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है, और इसमें भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। परपेचुअल सेशन यानी डेली बेसिस पे काम करना, कंपनी और एलएलपी परपेचुअल बेसिस पे काम करते हैं, बट ये काम नहीं करते, आप ये भी देख लो। मैनेजमेंट बाय पार्टनर इटसेल्फ, पार्टनरशिप में पार्टनर खुद अपने आप करते हैं, कंपनी के जो मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, वो यहाँ संभालते हैं। और ये कह रहा था बिजनेस ऑफ एलएलपी मैनेज बाय द पार्टनर इंक्लूडिंग डिजाइग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। चलो, लायबिलिटी की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी है, काफ़ी है इतना। इसमें भी, इसमें कह रहा है पार्टनरशिप में देयर इज़ अ नो कॉमन सील, ये भी आप यहाँ तक ये पॉइंट पढ़ सकते हो, अच्छा है। देयर इज़ अ नो कॉमन सील, देयर इज़ एन ऑप्शन यूज़ ऑफ कॉमन सील, ऑप्शंस है इसमें, बट ये एलएलपी हैव अ कॉमन सील, ठीक है। इट इज़ अ नॉट अ मैंडेटरी। नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर इसमें होते हैं, और यहाँ बात करें मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 7, एंड ये सारी लिमिटेड बता दिया, और 1% कंपनी में तो 1% होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, तो ये है आपका पूरा। कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7। चलिए,
ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने किए जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेरी वॉइस थोड़ी कम हो सकती है यार, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत में ऊपर नीचे है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा धैर्य से सुनते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैं ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। इतना तो आपको आइडिया लग गया है कि अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है उससे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप एलएलपी से रिलेटेड हैंडल कर सकते हो, अगर आप इसे बना के भी लिखना चाहो तो, ठीक है ना। तो ये आपका एलएलपी में ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उसके बाद लेसन 2 स्टार्ट हो जाएगा एलएलपी का। ये वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एलएलपी पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है। स्टेप नंबर 1, 2 और मोर पर्सन टुगेदर फॉर्म भरते हैं एलएलपी एंड डिसाइडिंग द पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ अ एलएलपी, ठीक है ना। तो जिसमें आपका इट मस्ट बी नोटेड दैट डीपीआई यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर इसमें दिया जाता है। DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नाउ इज़ नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। डिजिटल सिग्नेचर आपका यूनिट 5 में है, वहाँ पे आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, मैंने बार बार अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, ठीक है। तो 2 स्टेप को फॉलो किया जाता है। तीसरा स्टेप है चेक दी अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम, ठीक है ना, कि आप जो है जो एलएलपी का नाम यानी आप अपने फर्म का नाम जो लिखना चाहते हो वो आराम से आप चेक कर लो, कहीं इधर उधर वो सेम नाम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप उसमें देखोगे। फिर उसके बाद आपको फिलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें शामिल होंगी, बट इतना मेरे को कुछ खास नहीं लग रहा है, ठीक है ना। मैंने बस सिर्फ आपको इतनी ही चीज़ें इसमें करें। अभी में चैप्टर नंबर जो है अगले की बात करते हैं। लेसन नंबर 2 पार्टनर देयर रिलेशंस एंड लायबिलिटी। देखो इसमें से क्वेश्चंस पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया डायरेक्ट। हु कैन बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, कौन पार्टनर हो सकता है एलएलपी में। कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से कोई भी हो सकता है। बॉडी कॉरपोरेट में जैसे कोई भी इंडियन कंपनी हो सकती है, कोई भी फॉरेन कंपनी हो सकती है, कोई भी इंडियन एलएलपी हो सकता है या फॉरेन एलएलपी हो सकता है। एंड हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, कौन है जो एलएलपी पार्टनर नहीं बन सकता। पहला HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओबियसली जो कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट है वो नहीं बन सकते। एंड अ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर इंडिया, और जो इसमें रजिस्टर्ड हैं वो एलएलपी में नहीं हो सकते, ठीक है। क्वालिफिकेशंस के लिए क्या क्या है। क्वालिफिकेशन हो गया ना पार्टनर, तो कह रहा है देयर इज अ 2 वे बिकम अ पार्टनर एलएलपी फॉलोइंग द कंडीशन गिवन द एग्रीमेंट अनदर बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम ऑफ इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट। सो सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन बात करें पार्टनर्स की ऑफ एलएलपी के, पहला ही हैज़ बीन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड, ठीक है ना। अगर वो अनसाउंड माइंड है यानी अगर वो पागल है तो वो एलएलपी में शामिल नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर वो साउंड माइंडेड है यानी ठीक ठाक है तो वो शामिल हो सकता है। उसके बाद ही इज़ अ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट है तो भी वो एलएलपी में शामिल नहीं होगा। अगर वो सॉल्वेंट है तो वो हो सकता है, मतलब जो ये नेगेटिव है उसका पॉजिटिव वो हो सकता है, ठीक है ना। ही अप्लाइड इंसॉल्वेंट, ही पेंडिंग, जो भी इसके एप्लीकेशंस वगैरह इंसॉल्वेंट के पेंडिंग हो गए वो भी इसमें शामिल। तो इसमें बताया था मिनिमम 2 हो सकता है, बाकी मैक्सिमम का तो आपको भी पता है क्या है क्या नहीं। उसके बाद
उसके बाद आपका तो इस चैप्टर में हम डेजिग्नेटेड पार्टनर के भी बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही है आपका पूरा पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन इज दिस। तो पूरे इसमें आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में सुनने को मिलेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर होता क्या है एक्चुअली में। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करें तो डेजिग्नेटेड पार्टनर एज अ, जैसे सपोज करिए कि अगर आप फर्म खोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक पर्सन का नाम तो आपको शो करना पड़ेगा ना डॉक्यूमेंट पे कि ये इनके साथ के पार्टनर हैं, ठीक है ना। और फिर मैं कहता हूँ 5 पार्टनर हैं इस कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 पार्टनर में एक पार्टनर का नाम एज अ डेजिग्नेटेड लिखा जाएगा वहाँ पे, जो ये शो करेगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंपनी को, ठीक है ना। तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है जो इसमें ये कह रहा है कम से कम एलएलपी में एवरी एलएलपी एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल, ठीक है ना, और वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। कम से कम 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड आपने शो करने हैं जो उसमें है, ठीक है ना। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को सबकी आपकी उसकी आइडेंटिटी वगैरह दी जाती है। रहा सबसे पहले उनसे कंसेंट किया जाता है कि क्या भाई आप इसमें शामिल हो सकते हो। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं, मैंने कहा ना कि जो भी कंपनी जो भी पार्टनर है तो उसको अपने आप को शो करना पड़ेगा कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी में या फर्म में या बिजनेस में एज अ पार्टनर हूँ, तो उसको उसमें नाम शो करना पड़ेगा, ठीक है ना, एलएलपी में कि भाई मैं भी एज अ पार्टनर हूँ, तो उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला मेंशन इज़ देयर नेम एंड देयर कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ओबियसली उसका नाम शो करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं पीछे से सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पैसा लगा रहा हूँ, बाकी मैं पार्टनर नहीं हूँ, क्योंकि जो पार्टनर है वो शो करेंगे अपने आप को। पता चले बाद में फिर अगर वो आए और ये डिमांड करे भाई मैं भी पार्टनर था लेकिन आउटसाइडर पार्टनर था। देखो इनसाइडर पार्टनर जो कंपनी में है, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर इनसाइडर ही होते हैं जिनका पूरा डिटेल वगैरह उस डॉक्यूमेंट में है, और आउटसाइडर पार्टनर जो बाहर से पैसा लगाते हैं, कहते हैं मैं सिर्फ पैसा लगा रहा हूँ यार, मेरे को प्रॉफिट से मतलब है, आप मेरे को बस प्रॉफिट देते रहना, तो उस पार्टनर को यहाँ शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं दोस्त, आराम से आप इससे थोड़ा सा पढ़ लो हैं तो आराम से ये क्लियर हो जाएगा आपको जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसके भी पे हम उसे पहचानते हैं, ठीक है ना। अब वो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है हम देख सकते हैं कि ये इसको हम DPIN कहते हैं। DPIN मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर मींस एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट इंडिविजुअली एंड अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर इन LLP पार्टनरशिप, जो है, ठीक है ना। और या जो भी बनना चाहते हैं उनको एक दे दिया जाता है ताकि उसके भी यहाँ पे पहचान सके हाँ जी ये एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ठीक है, कोई बाहर का बंदा नहीं है। डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं किसी भी पार्टनर को, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पार्टनर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इफ ही इज़ अ डिक्लेयर एडजॉइंट इंसॉल्वेंट। 5 साल से अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहा है तो फिर हम उसको एज अ पार्टनर नहीं शामिल करेंगे, ठीक है ना। डिक्लेयर एडजर्न इंसॉल्वेंट, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है ना, प्रीसीडिंग 5 ईयर। ही हैड नॉट गिवन पेमेंट टू क्रेडिटर, he has not given payment to his creditor become suspended previous year and also making the part of payment kind of compensation them। और उसके बाद या कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा अगर वो कन्विक्टेड है किसी तरीके से, कन्विक्टेड मतलब दोषी वगैरह, तो उसको भी हम पार्टनरशिप से फिर हटा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर भी कन्वे या फ्रॉडलेंटी वगैरह करता है, फ्रॉड, अब आप सेंस लगा लो ना, अगर किसी पार्टनर को हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं, फ्रॉड हो, इंसॉल्वेंट हो, कोर्ट के द्वारा निकला गया हो, अरे यार कितना इजी है, अब करो तो सही। और इसमें क्या हो, तो ये आपका लेसन 3rd से है, यानी जो 4th यूनिट LLP का था
1 2 देन लास्ट 3 लेसन है। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वही है कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी। तो आपको पता है एलएलपी एक्ट 2008 प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ कन्वर्जन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी अनलिस्टेड इनटू एलएलपी सेक्शन ई। तो किसी भी कंपनी को एलिजिबल फॉर, लिखा है ना, एलिजिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप इनटू एलएलपी। कन्वर्जन का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी। ऑब्वियसली ट्रांसफर द प्रॉपर्टी है, सारे जो भी एक्ट वगैरह रूल रेगुलेशंस चलेंगे वो एलएलपी के थ्रू चलेंगे। ये मतलब होता है सिंपल सेंस में बात करें तो क्या क्या प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर लिखा हुआ है। पहला, डिसाइडिंग द पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। पहला तो भाई आप डिसाइड कर लो। दूसरा, चेक इन द नेम ऑफ एबिलिटी ऑफ एलएलपी फ्रॉम आरओसी, ठीक है ना, आप नाम वगैरह भी सिलेक्ट करते। गेटिंग द एलएलपी एग्रीमेंट ऑन देन दिस। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे उसमें फिलिंग द कन्वर्जन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड फ्रॉम द आरओसी एंड इन्फॉर्मिंग रजिस्ट्रार टू फर्म अबाउट द कन्वर्जन। ओबियसली आपको रजिस्ट्रार, वहाँ के जो आपके आसपास के जो रजिस्ट्रार है उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम जो है अपनी फर्म को या प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जो कि फॉर्म नंबर 17 है पार्ट ए का, जिसमें ये सारी चीज़ें दी होंगी। और उसमें क्या क्या दिया होगा, ये फिलिंग ऑफ कन्वर्जन एप्लीकेशन है जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंशन करना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट, ठीक है ना, नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब, मतलब ये सारी कहानी एक तरीके से पूरी बता रखी है। फिर वो जो है इशू बाय आरओसी सर्टिफिकेट आपको इशू देगा, ठीक है ना। उसके बाद आरओसी के पास ये राइट भी है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह फुलफ़िल नहीं है, जो भी आपने फॉर्म वगैरह भरा है, जो भी कंडीशन है आपने उसे फुलफ़िल नहीं किया है, तो वो आपके कन्वर्ज़न को रिफ्यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। और अपील टू ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल, और आप इसे अपील कर सकते हो आप अपने नियर बाय ट्रिब्यूनल में विद इन द 60 डे। ट्रिब्यूनल मतलब एक कोर्ट की तरह ही होता है जहाँ पे आपकी सुनवाई होती है, ठीक है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट अगर आप देखो तो कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी, यानी एलएलपी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन अ नेम मेंशन्ड इन डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली आप कोई भी एलएलपी में रजिस्टर हो तो सबसे पहले आपको तो एलएलपी मस्ट बी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, नेम मेंशन इन द डीन डॉक्यूमेंट, एलएलपी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। दूसरा, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ वेस्टिंग एसेट एंड लायबिलिटी इन एलएलपी। जितनी भी आपकी पार्टनरशिप या प्राइवेट कंपनी में जितनी भी एसेट लायबिलिटी पड़ी थी वो शिफ्ट होकर आपके एलएलपी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन कन्वर्टिंग एंटिटी, कह रहा पार्टनरशिप फर्म आफ्टर कन्वर्जन डीम टू डिसॉल्व द नेम ऑफ विल बी रिमूव एंड रिकॉर्ड द रजिस्टर फर्म। बिल्कुल, जो पुरानी कंपनी के नाम से जो रजिस्टर आपने कर रखा था रजिस्ट्रार के पास, अब वो कंपनी ख़त्म हो गई है और एक नई कंपनी या एलएलपी के थ्रू जनरेट हो गया, नया बिजनेस हो गया, ठीक है। अब ये है कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। प्राइवेट कंपनी के लिए क्या होगा, वही सारी कहानी जो ऊपर पड़ी थी, लेकिन इसमें ई फॉर्म नंबर 18 भरना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आपको नाम बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंपनी, डेट रजिस्ट्रेशन कब है, स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब, जो ऊपर पड़ा हुआ है ना, ये सारे ना सिर्फ एक बार पढ़ लोगे आपको अंदाज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। और जितनी भी एसेट लायबिलिटी है वो स्टेटमेंट विच बी सर्टिफाइड बाय सीए ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना, ट्रू एंड करेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। 30 डेज़ के अंदर अंदर आप इसे वेरीफाई करा लो कि आपके पास कितने एसेट और लायबिलिटी है। लिस्ट ऑफ ऑल लायबिलिटी अलॉन्ग विद देयर कंसेंट, जितनी भी क्रेडिटर्स हैं उनके भी कंसेंट चाहिए। इस चीज़ ऊपर भी थी कि जितनी भी क्रेडिटर्स हैं सबकी कंसेंट ज़रूरी है कि भाई हम जो है प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में ट्रांसफ़र होने हैं तो क्या हम हो जाए, तो उनकी कंसेंट जो है वो ज़रूरी है, जितने क्रेडिटर हैं सबकी। उसके बाद आपको एक
प्रेस्क्राइब फीस पे करनी पड़ेगी जो कि इसमें है, और देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। और फिर इसमें भी आपको वो इश्यूज़ वगैरह कर दिए जाते हैं। तो आप प्रोसीजर एक बार चेक करना चाहते हो, टेकन कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो भी वही है आपका कि कैसे, जो मतलब एक आप याद कर लो, तीनों का आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। और ऑलरेडी मैंने ऊपर वो समझा रखा है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी को, एलएलपी को हमेशा के लिए बंद कर देना, उसे वाइंडिंग अप कहते हैं, ठीक है ना। तो वाइंडिंग अप कैसे किया जाता है? एक तो वॉलेंटली वाइंड अप किया जाता है, यानी आपसी सहमति से यानी 4 पार्टनर थे, चारों पार्टनर ने मिलकर इसको बंद कर दिया तो बंद हो जाएगा। इंसॉल्वेंट, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए या बैंकरप्टेसी हो गए हो, बैंकरप्ट हो चुके हो, तो भी आप इसे। और एक है कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, यानी कोर्ट के थ्रू अगर कहा गया कि भाई इसे बंद करो तो बंद करना पड़ेगा आपने, ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और कहाँ गया भाई, और कोई क्वेश्चंस? लिक्विडेटर कौन होता है? लिक्विडेटर कौन पर्सन होता है? तो लिक्विडेटर इज़ अ ऑफिसर, जो कि गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है, हु कंडक्ट द लिक्विडेशन, एक तरीके से ऑक्शन वगैरह करना, आपकी कंपनी में जितने भी एसेट पड़े हैं उसको बेचकर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द क्रेडिटर, और वो भी फेयरली। बिल्कुल, जितनी भी कंपनी में एसेट है, क्योंकि क्रेडिटर तो चिल्लाएंगे कि भाई मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, कंपनी बंद हो गई तो पैसा कौन देगा। तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट जो है एक ऑफिसर अपॉइंट करती है जिसको कहते हैं लिक्विडेटर। वो फ्रीली फेयरली एसेट को बेचेगा और एसेट को बेच के क्रेडिटर को पे करेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से प्रोविजनल। अब इसकी ड्यूटी क्या होती है, ये रहा। तो ये ड्यूटी आप एक बार देख लो। To carry on the business of LLP as may necessary of beneficially of winding up of the LLP, and to do all act and execute all deed receipt under document that purpose use of LLP seal if any, यानी कैरी ऑन बिजनेस ऑफ LLP may be necessary of beneficially wind up of LLP, ठीक है ना। अब ये लिक्विडेटर पूरी चीज़ें संभालेगा, ठीक है ना। एंड टू डू ऑल एक्ट, एग्जीक्यूट ऑल डीड, रिसीट, अदर डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें अब इसी के पास आ चुकी है। LLP की सारी सील वगैरह, जो भी उसके मोहर वगैरह, वो सारे इसके पास आ चुके हैं। टू टेक अ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी कस्टडी में जितने भी उसका बिजनेस के एसेट वगैरह होंगे वो अपने पास ले लेगा। फिर टू सेल द इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इमूवेबल जैसे यानी जो एक जगह से दूसरे स्थान तक मूव नहीं होते उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसमें इंटेंजिबल एसेट भी शामिल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक लिक्विडेटर के पास आ जाती है। उसके बाद इंस्पेक्ट करता है, रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ LLP, फाइल, रजिस्टर, सारी चीज़ें, ड्रॉ, एक्सेप्ट, मेक, इंडोज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें उसमें जो हो रही हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक, बिल वगैरह, उन सारी चीज़ों को चेक करता है वो। तो मतलब एक लिक्विडेटर का एक तरह से कह दो कि भाई कुछ टाइम के लिए ऑनरशिप होता है और वो सारी चीज़ों पे अब उसका राइट है, वो सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या करनी है गवर्नमेंट के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसको फॉलो करता है। तो इसमें से 6 से 7 पॉइंट लिख लो आप अपनी कॉपी में, आपके बेनिफिशियरी के लिए, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। ये बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इनमें से कोई से भी 8 से 9 पॉइंट लिख लो। इससे ऊपर के तो समझा दिए मैंने, आप इसमें से आप पढ़ सकते हो जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बस, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, और चैप्टर फिनिश हो गया है तो इसीलिए आपको मुबारक हो, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा आज, ठीक है ना। आप इतना पढ़ लो यार, बहुत है, आप कहीं और से तब तक पढ़ लो, ठीक है। तो ये मेरे को, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी और बड़ी हो गई है तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए, और जो भी डाउट वगैरह होता है अब आप छोड़ दीजिए, जितने डाउट है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन, छोड़ सकते हो उसे। क्यों आप उसके चक्कर में वो क्वेश्चन, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। इसीलिए अब जो नहीं आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, उसे आप छोड़ दो और उन्हीं क्वेश्चंस करो। अब न्यूमेरिकल तो इसमें तो आते नहीं है, ठीक है ना। पता चले आप ये सोच के बैठो इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा इसमें, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और आप के लिए एक तरह से कह दो कि ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए।
और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलें कि सर आपकी जो वीडियोस थी वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी और अच्छा एग्ज़ाम गया। एक कॉन्फिडेंटली लेवल होता है ना, तो इंसान आराम से कर लेता है, और डर के मारे जो क्वेश्चंस अगर करता है तो जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी वो छोड़ के आता है, ये फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट लेवल के साथ जो है एग्ज़ाम दें ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका मैथ और बिजनेस से रिलेटेड है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस पेपर में आपसे शेयर करूंगा ताकि आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो और एक आइडिया लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चंस हमें करने चाहिए जिसमें से हमारे मार्क्स फंस जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।